हैंडआउट मुझे दे दें। हाँ मतलब यहाँ रख दीजिएगा, एक कागज मुझे दे दीजिएगा, तो मैंने एंड तक बताना भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। फिजिकल यूजर्स को कैमरा, आवाज और स्क्रीन तीनों चीजें क्लियर है। ऑनलाइन यूजर को कैमरा, आवाज और स्क्रीन तीनों चीजें क्लियर है। तीनों चीजें क्लियर है, जबरदस्त हो गया। कल एक पुरानी डिस्कशन जो हमारी पेंडिंग थी वो हमने निकाली अपने डब्बे में से, उसको डिस्कस करना शुरू किया। उससे पहले हम लोगों ने जो डिस्कशन की थी दैट वाज अबाउट आर्बिट्रेशन, और जो वेजरिंग है उससे रिलेटेड डिस्कशन की थी। थोड़ा सा एक रिकैप, हमेशा पहले एक रिकैप होता है, उसके बाद आपके सवाल वगैरह होते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। रिकैप दे दूं, हमने कहा था 5 तरह के एग्रीमेंट्स वॉइड एब इनिशियो है। किसी को लीगल पावर इस्तेमाल करने से रोक देने का एग्रीमेंट, किसी को बिजनेस करने से रोक देने का एग्रीमेंट, वेजरिंग का एग्रीमेंट, शादी से रोक देने वाला एग्रीमेंट और अनसर्टन एग्रीमेंट। ये 5 एग्रीमेंट उन्होंने कह दिया ये वर्ड एब इनिशियो है, ये हो ही नहीं सकते। फिर उनमें से 3 में हमने कहा था एक्सेप्शन है। एक की एक्सेप्शन हमने गुज़िश्ता दिन पढ़ ली हुई थी, जिस एक्सेप्शन में हमने देखा था कि बिजनेस करने से रोकने का जो एग्रीमेंट है उसकी एक एक्सेप्शन है। थैंक यू। इसकी एक एक्सेप्शन है कि अगर आप गुडविल सेल कर दें, अगर आप एक इदारे की गुडविल को ही बेच देते हैं और उसके बाद जिसने गुडविल बेची है उस पर पाबंदी लग जाए कि तुमने ये बिजनेस नहीं करना, तो ये एक जायज पाबंदी है। एक खास टाइम या खास एरिया या दोनों के लिए ये उस पर पाबंदी लग सकती है, इवन अनलिमिटेड टाइम के लिए भी लग सकती है। फिर हम लोगों ने कहा कि लीगल प्रोसीडिंग से रोक देना और वेजरिंग एग्रीमेंट जो है ये दोनों मना है। वेजरिंग पे जब लॉ आया तो लॉ को इतना गुस्सा था कि उसने कहा हर चीज ही गलत है, वेजिंग एग्रीमेंट भी गलत है, करने वाला भी गलत है, करवाने वाला भी गलत है, जो उसमें हार जाए वो अमाउंट रिकवर करने जाए वो भी गलत है, जो उसमें कहे कि जी फलाना ने मेरे से वादा किया था ये परफॉर्म करने का, वो अदालत में जाके भी नहीं साबित कर सकता। इवन किसी ने किसी बंदे के कहने पे पैसे लगा दिए शर्त में, या किसी बच्चे के पैसे शर्त पे लगा दिए, तो बाद में वो उस प्रॉपर्टी से उसको एडजस्ट भी नहीं कर सकता कि जी मैंने इनके कहने पे लगाए थे। वो कहेंगे ये तो है ही गलत। वेजरिंग एग्रीमेंट सिरे से मना है, लेकिन सिर्फ एक खास किस्म का वेजरिंग एग्रीमेंट एक खास शर्त में वैलिड है। अगर घोड़ों की रेस हो, 500 या 500 से बड़ी शर्त हो और इस शर्त का इनाम जीतने वाले शख्स को मिल रहा हो, तो दीज आर द कंडीशंस जिसमें वेजरिंग एग्रीमेंट वैलिड हो सकता है। अदरवाइज वेजरिंग एग्रीमेंट जो है वो वैलिड नहीं है। फिर आगे जाके हमने पढ़ा लीगल प्रोसीडिंग से रोक देना मना है। 2 चीजों को हमने कहा इसको रोकना नहीं कहेंगे। एक तो अगर 2 बराबर लेवल की कोर्ट्स हैं और हमने कह दिया फलाना में जाएंगे फलाना में नहीं जाएंगे, तो रोका नहीं है, सिर्फ ऑप्शन चूज की है। इसी तरह से अदालत का फैसला आने के बाद ऊपर की अदालत में शिकायत नहीं करेंगे, ये चीज अलाउड है, ये पाबंदी लगाई जा सकती है। फिर अचानक से किताब को पता नहीं क्या जोश चढ़ा, उन्होंने आर्बिट्रेशन की डिस्कशन शुरू कर दी, जिसके ऊपर हमने आगे जाके एक पूरा यूनिट पढ़ना है। एक चैप्टर के अंदर आधा चैप्टर ही आर्बिट्रेशन है। उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि पार्टीज आपस में मिलकर खुद ही रिटर्न अरेंजमेंट से तय कर लें कि हम आर्बिट्रेटर की तरफ जाएंगे, तो इन दैट केस वो कोर्ट को अवॉइड कर सकते हैं एक अल्टरनेट के तौर पे। इसको कहते हैं अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कि एक अल्टरनेट तरीका है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का कि आप आर्बिट्रेटर के पास जाएं, आपने मिलकर डिसाइड किया कि ये हमारा आर्बिट्रेटर होगा, ये हमारे दरमियान फैसला करेगा। उसका फैसला मानना फिर वैसे ही वैलिड होगा जैसे अदालती फैसला है। और अगर वो फैसला नहीं कोई मान रहा होगा तो इवन आप अदालत से जाके भी कह सकते हैं कि जी इस फैसले को इन्फोर्स कराएं। आर्बिट्रेशन किसी मौजूदा मामले पे भी हो सकती है जो चल रहा है, या आप आज तय कर सकते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट में जब भी हमारा तुम्हारा फड्डा हुआ हम आर्बिट्रेटर को लाएंगे, हम आर्बिट्रेटर को बीच में ले आएंगे। फ्यूचर की बात हो रही है। क्लियर? ये हम लोगों ने डिस्कशन की थी पिछले वाले चैप्टर की। मुझे बताइए पिछले चैप्टर में जो बातें हैं, बल्कि एक हैंडआउट मुझे दे दें, आपको कई दफा अल्फाज में परेशानी होती है, तो मुझे बताइए क्या कंफ्यूजन है। एक भाई का सवाल। जिस तरह एग्रीमेंट हो सकता है कि हम एक कोर्ट से फैसला आने के बाद अगले कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है,
तो क्या ये एग्रीमेंट हो सकता है कि हम आर्बिट्रेटर से फैसला आने के बाद कोर्ट में जाए? जी, सवाल ये है कि जब एक कोर्ट का फैसला आने के बाद हम एग्री कर सकते हैं कि हम ऊपर की कोर्ट में नहीं जाएंगे, तो क्या आर्बिट्रेशन में भी ऐसा किया जा सकता है? मैं एक एग्जांपल देता हूँ हमारी सिलेबस में आगे। आर्बिट्रेशन में कॉन्सेप्ट होता है अंपायर का, आर्बिट्रेटर्स का आर्बिट्रेटर। अगर आर्बिट्रेटर ज्यादा हो या कुछ और कोई क्लैश आए तो हम एम्पायर की तरफ रेफर कर सकते हैं। तो होता ये है कि आर्बिट्रेशन में दिस इज पॉसिबल कि आप डिसाइड करते हैं कि जो इसका फैसला आएगा, इस फैसले के खिलाफ अपील इसी सेटअप में जो इससे ऊपर अंपायर बैठा है हम उसके ऊपर उसको करेंगे। तो दिस इज ऑल्सो अलाउड, लेकिन अभी अभी इस जगह पे नहीं लिखा हुआ, आगे जाके वो चीज जरा ज्यादा क्लियर हो जाएगी। जी, वेजिंग एग्रीमेंट का 5th पॉइंट माइनर वाला। ठीक, a person shall not be allowed any adjustment। देखें, मेरे पास एक शख्स के पैसे पड़े हैं और उस शख्स ने कहा कि यार मैंने कभी शर्त नहीं लगाई, मेरा बड़ा दिल करता है शर्त लगाऊं, तो ये मेरे पैसे हैं, तुमने जो मेरे पैसे देने, एक काम करो वो पैसे तुम शर्त में लगा दो। मैं गया और जाके शर्त में पैसे लगा दिए और हार गया। जब वापस आया तो वो बंदा पहले से मर चुका था। उसके घर वालों ने कहा हमारे अब्बा के पैसे आपके पास पड़े हैं। मैं कहा केड़े पैसे? उसने कहा वो वाले पैसे जो आपने शर्त में लगाए। मैंने कहा वो तो तुम्हारे मरहूम अब्बा के कहने पे, उनके इसरार पे मैंने जाके लगाए थे। तो लॉ ये कहता है कि भले उनके कहने पे लगाए थे, वो जो डिजीज्ड पर्सन है, डिजीज कहते हैं जो मर गया हुआ बंदा है, जो बंदा मर गया है उसके जायदाद में से आप इस चीज पे कोई एडजस्टमेंट नहीं कर सकते कि हमने इसके पैसे जुए में लगा दिए, वेजरिंग। तो वेजरिंग में अगर आपने किसी और के का पैसा लगा दिया है तो आपको उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी, बंदा मरने के बाद भी कोई एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी। इसी तरह से माइनर का कफील है और वो माइनर के कुछ पैसे लगा देता है वेजरिंग एग्रीमेंट में, चाहे माइनर के कहने पे ही लगा दे। माइनर तो बच्चा, वो तो मासूम था, वो तो उसने टीवी देखा, शर्तें लग रही, उसने कहा जी मेरे पैसे भी लगा दे। तो इस बंदे को कोई एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी। एडजस्टमेंट से यहां मुराद है कि ये अपनी उस अमाउंट को एडजस्ट नहीं कर सकता। ये नहीं कह सकता जी मैंने इस बच्चे के 20 लाख देने थे, 2 लाख इसका मैंने वेजरिंग में लगा दिया, अब मैं इसे दूंगा 18 लाख। अदालत कहेगी नहीं, तुमने 20 लाख ही देने हैं, तुम इस 2 लाख को एडजस्ट नहीं कर सकते। तो ये 5वां पॉइंट वेजरिंग के अंदर, अ पर्सन शैल नॉट बी अलाउड एनी एडजस्टमेंट फॉर मेकिंग एनी पेमेंट रिलेटिंग टू एनी वॉइड वेजरिंग और कनेक्टेड एग्रीमेंट। अगर दो उन्होंने कहा है, अगर गार्डियन माइनर का माइनर के बेहाफ पे पेमेंट कर दे, या हेयर और पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिजीज पर्सन, एक बंदे के वाली वर्सा जो है वो ही उस बंदे के बेहाफ पे पेमेंट कर दे। तो ऐसे में अगर उस मरते हुए बंदे का अपना बेटा भी उस बाप के नाम पे कोई शर्त में पैसे हार जाएगा, तो जब बाप की जायदाद मिल रही होगी तो वो ये नहीं कहेगा कि जी ये पैसा तो अलग था, ये तो मैंने बाप के कहने पे लगाया था। वो कहेंगे नहीं जी ये आपने कंज्यूम किया है, अब्बा का कोई कसूर नहीं है, मरे हुए अब्बा को इल्जाम मत दो। और वो वेजरिंग का पैसा वो बंदे के जिम्मे पड़ जाएगा, उसको कोई फायदा नहीं मिलेगा उसमें। क्लियर? पक्की बात है? चेहरे पे सवाल है कुछ? सब क्लियर? जी आर्बिट्रेशन से सवाल है। एक चीज मैं पहले क्लियर कर दूं, आर्बिट्रेशन का पूरा लॉ हमने पढ़ना है। जैसे अभी भी पीछे एक सवाल में मुझे आगे से जाके रेफर करना पड़ा, तो हो सकता है अभी भी मैं आगे से जवाब दे रहा हूं। तो कोशिश करें कि जितना लिखा हुआ है उसके दायरे में रह के सवाल पूछना है। ये मुश्किल है लेकिन कोशिश करें। जी जी बिल्कुल। और इसका टेस्ट में जो क्वेश्चन आया था हमारा राइटिंग की जगह ऑप्शन जो करेक्ट आंसर में आया था ना, होता है पार्टी विशेस को, मतलब राइटिंग वाले को रिजेक्ट करके विश वाली बात को ऑप्शन में करेक्ट आंसर दिया गया। जी अगेन ये होना राइटिंग में चाहिए। मैं एमसीक्यू में देखूंगा कि वहां पे क्या मसला है, क्योंकि राइटिंग बुनियादी शर्त। आपको याद होगा कल भी मैंने खास तौर पे ये बात की थी कि राइटिंग हो और 1940 के तहत हो। तो हो सकता है एमसीक्यू के वक्त जो है ये सोचा गया हो कि चलो यहाँ तो हल्का सा तस्करा है, तो यहाँ हम इस वक्त जो है ना वो पार्टीज की विश पे बात करते हैं। लेकिन एक दफा जरा मुझे एमसीक्यू दिखाएं। An agreement between two parties to refer to arbitration for any dispute between them is valid. ठीक है। If parties wishes so, if it is in writing, either of these, none of these. ठीक है जी। इन्होंने कहा कि जी वो जो ऑलरेडी अराइजन वाली बात है, मतलब उसका ये जो आप जिस पॉइंट को रेफर कर रहे हैं एक्सेप्शन में, उसमें जो ऑलरेडी अराइज हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि वो वाला राइटिंग में लेके आना है, और इस सवाल ने ऑलरेडी अराइजन का जिक्र नहीं किया। मतलब वो वाला उसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन आएगा,
आइदर ऑफ दीज भी नहीं आ सकता। असूलन आइदर ऑफ दीज आ सकता है, क्योंकि राइटिंग जो है उससे भी विश तो सामने आई जाती है। लेकिन अगेन आपको पता है एमसीक्यूज जो है ना फिर बड़े बदतमीज से होते हैं, उसमें ये मतलब आपको दोनों सही लग रहा होता है लेकिन किसी एक को सही बनाना होता है। मतलब मैं भी शायद आइदर ऑफ दीज ही पिक करता, फिर मेरे नंबर कट जाते, मैं सोचता चलो कोई बात नहीं, कभी कभी एग्जामिनर से भी गलती हो सकती है। जी असल में प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम ये है कि बिजनेस लॉ में ना एमसीक्यूज जब आते हैं तो क्यूमुलेटिव नॉलेज होती है। यानी एमसीक्यू का ये मानना होगा कि बच्चा इस वक्त पेपर देने बैठा है, जब पेपर देने बैठा है तो उसको पूरे सिलेबस का पता है। आईकेप की किताब में अक्सर चैप्टर्स के एंड पे कुछ ऐसे एमसीक्यूज हैं जिनका जवाब देने के लिए हमें उससे आगे के 2 चैप्टर्स की नॉलेज भी चाहिए होती है, लेकिन वो एमसीक्यू रिलेट उस एरिया से कर रहा होता है तो वहां पे क्लब हो जाता है। तो ऐसे में जब हम पूरी किताब पढ़ चुके होते हैं और आगे की सारी कहानी भी पढ़ के आए होते हैं तो फिर हमारा वो जरा बेहतर हो जाता है। हम सिर्फ क्या करते हैं, टेस्ट के बीच बीच में एमसीक्यू डालते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि ऐसा एमसीक्यू होता है जो थोड़ा सा आगे के एरिया की भी नॉलेज मांग रहा होता है। तो इस वक्त मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप उतना जवाब दें जितना आपको पता है। जैसे हमारे टेस्ट में सवाल आया तो मैंने कहा आपको अपनी कॉमन सेंस से उतना जवाब देना था जितना आपने पढ़ा है। जैसे आपके सवाल में भी मैंने कहा कि उतना सवाल पूछना है जितना यहाँ लिखा है, क्योंकि उससे आगे आर्बिट्रेशन का एक पूरी डिटेल डिस्कशन है कि वो रेफरेंस क्या होता है, आर्बिट्रेटर क्या होते हैं, उनके पास मामला कैसे जाता है, उनकी क्या पावर्स हैं, वो एक अलग कानून है पूरा। जी जो क्वेश्चन 2 आया था पिछली दफा टेस्ट में, मैंने आपसे कहा था कि अब आप घर जाके देखिए उस टेस्ट को, सवाल को। आपने सवाल देखा घर जाके? जी बिल्कुल। अब सवाल ये है कि जब एक बंदे ने दूसरे से ये एग्री किया कि तुम मेरे खिलाफ अदालत में कार्रवाई मत करना, तो ये एग्रीमेंट गलत था। जो क्वेश्चन नंबर 2 था हमारे टेस्ट का, क्योंकि उस वक्त तक हमने ये चीज नहीं पढ़ी हुई थी, तो उसका जो प्योर सही जवाब अब तक की नॉलेज के मुताबिक है वो ये है कि ये एग्रीमेंट ही गलत था कि तुम लीगल कार्रवाई वापस ले लो। किसी को लीगल कार्रवाई से रोक देने का एग्रीमेंट वॉइड है। जी ठीक है, इसके अंदर सर अब उसका मानना जरूरी तो नहीं है, वो एग्रीमेंट करता है कि आप मेरी तरफ शर्त लगा दो, ठीक है, वो एग्रीमेंट गलत है। ठीक है, ठीक है सर, पैसे उसने देने हैं, आप अदालत जाके अपने पैसे रिकवर जी भाई ने कहा कि यहाँ पे मरना जरूरी है, मतलब बगैर मरे भी तो काम हो सकता था। ऊपर बगैर मरे वाली शर्तें भी मौजूद हैं। वेजिंग एग्रीमेंट गलत है, उसकी बेस पे कनेक्टेड गलत है, उसकी बेस पे किसी का किसी से किसी भी पैसे का कोई भी क्लेम वो गलत है, उसमें सारे जिंदा इंसान हो गए। अब यहाँ इन्हें गुस्सा आया, उन्होंने कहा अगर एक बंदे के बिहाफ पे पैसे आपने लगा दिए और बंदा भी मर गया है, तब तो आप कहेंगे चलो बंदा मर गया तो पैसे भी गए, नहीं, उसके वाली वुरसा भी आपसे उस पैसे का हिसाब ले लेंगे। इसलिए उन्होंने मतलब ये बहुत ही गुस्से में आके उन्होंने कहा कि ये भी मना ये भी मना। जी फिजिकल हजरात, आर्बिट्रेशन के बाद 2 पार्टी जब अदालत में जाएंगी तो इंशाल्लाह हम आगे जाके पढ़ेंगे कि उसमें क्या होगा। पता नहीं, आगे जाएंगे तो पढ़ लेंगे। मतलब वही बात है ना, मैं आपसे कहता हूँ एक लफ्ज देख के आप बहुत आगे तक चले जाते हैं, तो मैं ब्रेक लगवाता हूँ, और इस दफा तो ब्रेक इसलिए लगवा रहा हूँ कि आगे कानून पढ़ना है हमने पूरा, तो वो मतलब थोड़ा सा ब्रेक लगाएं। आर्बिट्रेशन के बाद कहाँ जाते हैं और अदालत कितना सपोर्ट कर सकती है, सुनना चाहते हैं सुन लें। कानूनी शहादत ऑर्डिनेंस फॉलो होगा। अब क्या इस जुमले से आपको मिल जाएगा? ठीक है, तो कानूनी शहादत ऑर्डिनेंस एविडेंस के ऊपर अप्लाई करेगा, जो कि इस केस में चलेगा, और फिर डिसाइड होगा कि कोर्ट में मामला जाए या ना जाए। तो इसीलिए ना थोड़ा सा भी ब्रेक लगानी है, आगे जाके ये कानूनी शहादत बेशक लिख लें, पता लगे आपके यहाँ लो जी सर एफिशिएंसी मार रहे हैं कि ठीक है जी, तो आप वहां जाएंगे तो आपको वहां एविडेंस के परखने पे कानूनी शहादत नजर आएगा। जी असल में आपको हैंडआउट नहीं मिले, मैं उस चैप्टर के नोट्स बनू के मैं तो तकरीबन फाइनलाइजेशन के स्टेज में हूँ। जी वेजरिंग के थ्रू कमाया हुआ पैसा क्या हुकूमत जब्त कर सकती है? बड़ा अहम सवाल। अगर हुकूमत कह दे कि ये जुर्म है तो वो जब्त कर सकती है। जी चूंकि वो इलीगल है, तो वो देखिए वॉइड में और इलीगल में फर्क है, ये जहन में रखना है। एक इम्पॉसिबल एग्रीमेंट वॉइड होता है, इलीगल नहीं होता। तो ये देखना जरूरी होगा कि जौन सी वेजर है, क्या वो गवर्नमेंट ने उस तरह की वेजर इस किस्म का जुर्म डिक्लेयर किया है कि जिसपे गवर्नमेंट आके वो पैसे जब्त करके ले जा सकती है। तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं है, कुछ और कवानीन भी है जिनको हमने देखना है। तो अगर ये पैसा जुर्म से कमाया गया है तो उसको हम कहेंगे ये प्रोसीड ऑफ क्राइम है। एक और चैप्टर हमारा खुल जाता है, ये प्रेडिकेट ऑफेंस कहलाता है, जो स्केड्यूल 1 में शामिल है, और इसके मुताबिक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर गलत सोर्सेस से आए हुए पैसे की जो बास फोर्स होती है वो वहां पे डील होती है।
तो गवर्नमेंट चाहे तो इसको जब्त कर सकती है अगर वो साबित करते हैं कि ये उन ऑफेंसेस में है जो गवर्नमेंट ने लिस्ट डाउन किए हुए हैं कि इनके ऊपर हम जब्त कर लेंगे। जी, जितना हमने पढ़ा है वेजरिंग की एक्सेप्शन और उसकी एक्सेप्शन लीगल प्रोसीडिंग, उसमें कोई सवाल? ऑनलाइन हजरात के कुछ सवाल? सर एमसीक्यू 15 आने हैं? जी बिल्कुल, एमसीक्यू 15 आने हैं। सर वॉइस सही नहीं आ रही। अच्छा, ये एक शिकायत हमारे पास आई है, आप एक दफा, अच्छा वो ऑफलाइन भी हो गए, ठीक है, उनका अपना नेट का भी मसला होगा। सर अगर पार्टीज आर्बिट्रेशन का फैसला ना माने तो क्या होगा? तभी तो कहा था कि आपस में लिखत पढ़त कर लें या कम से कम एग्री कर लें, तो वो कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल इख्तियार कर लेगा और उसको भी आप अदालत में जाके चैलेंज कर सकते हैं कि जी आर्बिट्रेशन का फैसला इसने नहीं माना। तो आर्बिट्रेशन का फैसला जो नहीं मानेगा उसकी अदालत में जाके कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि आर्बिट्रेशन भी एज इक्वल एज कोर्ट होगी अगर पार्टीज ने आपस में प्रॉपर एग्री किया है। सर अगर वेजिंग एग्रीमेंट में कोई पर्सन माइनर या डिसीज पर्सन के बिहाफ के अलावा पेमेंट कर दे तो क्या वो एडजस्ट कर सकता है? नहीं, वो भी नहीं कर सकता और ये भी नहीं कर सकता। कहने का मतलब है उन्होंने सोचा कि कहीं आप ये ना सोच रहे हो कि अच्छा चलो जिंदा बंदों पे तो अप्लाई हो रहा है, मरवों पे शायद ना हो, तो लॉ ने आपको सब कुछ डिटेल से बता दिया ताकि इससे पहले कि आप आब्दी साहब से पूछें कि सर जिंदा का तो आपने बताया, मरे हुए का आपने नहीं बताया, तो इस दफा उन्होंने मरे हुए का भी बता दिया। ठीक है जी। सर एग्री इन राइटिंग ऑलरेडी राइजिंग क्वेश्चन? जी, ऑलरेडी राइजिंग क्वेश्चन का मतलब है कोई ऐसा मुद्दा जो पहले से चल रहा है, कोई ऐसा डिस्प्यूट जिस पे पहले से इशू है, अब उस पे अगर पार्टीज आपस में तय कर लें कि यार हमारा जो पुराना मामला है उसको भी आर्बिट्रेशन के दायरे में ले आते हैं, तो दिस इज पॉसिबल कि आप पुराने इशू को भी इन राइटिंग तय करके और इसके अंदर ला सकते हैं। ये ऐसे ही जैसे पुराना एक वॉलंटरी सर्विस को आप जो है वो वादा करके उसको अब दोबारा से बाउंड कर सकते हैं, तो इसी तरह से पुराने डिस्प्यूट को भी हम आर्बिट्रेशन में ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा मेन कंसर्न है कॉन्ट्रैक्ट करते हुए कॉन्ट्रैक्ट में फड्डा होगा तो अदालत जाएं या आर्बिट्रेटर की तरफ, और अगर आप कह दें आर्बिट्रेटर की तरफ तो ये अलाउड है, एज एन एक्सेप्शन अलाउड है। सर क्या वेजरिंग एग्रीमेंट में अनसर्टेन इवेंट हम हमेशा फ्यूचर इवेंट ही होगा? जी देखें, तभी तो शर्त लग रही है। शर्त तो लग ही तब रही है जब वो एक अनसर्टेन इवेंट है और अभी उसका पता नहीं है कि वो क्या है, किस तरह से है। ऐसा थोड़ी होगा कि कोई कहे कि अच्छा चलो मैं तुमसे शर्त लगाता हूं कि कल इंडिया ने 210 स्कोर किया था या नहीं, अगर 210 स्कोर किया था तो मैं तुमसे इतने पैसे लूंगा। तो पॉइंट ये है कि पास्ट को लेके क्यों कोई शर्त लगाएगा, तो शर्त लगाएंगे भी ऐसी चीज पे जिसका होना ना होना अभी डाउट में है। सर एग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग की इंग्लिश बड़ी अजीब सी है। एवरी एग्रीमेंट, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट बाय विच एनी पार्टी इज रिस्ट्रिक्टेड, जिसमें किसी भी पार्टी को रोक दिया जाए, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसमें किसी पार्टी को रोक दें फ्रॉम एनफोर्सिंग हिज राइट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, किसी कॉन्ट्रैक्ट में उसका जो राइट है उसको रोक दिया जाए बाय द यूजुअल लीगल प्रोसीडिंग, जो उसका राइट है कि वो कोई यूजुअल लीगल प्रोसीडिंग, कोई नॉर्मल अदालती कार्रवाई में जा सकता है, किसी भी बंदे को कोई भी मसला हो तो वो अदालती कार्रवाई में जा सकता है। अगर कोई एग्रीमेंट उसका ये राइट रोक दे, और विच लिमिट्स द टाइम विद इन विच ही मे एनफोर्स हिज राइट, या तो हम कहते हैं तुम अदालत नहीं जाओगे, या कहें 2 साल तक अगले अदालत में नहीं जाओगे, तो या तो टाइम रिस्ट्रिक्ट कर दें या सिरे से उसे मना कर दें कि तुम लीगल पावर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली ऐसा मामला है जिसमें हम कहते हैं कि आपने लीगल प्रोसीडिंग करने से अगले बंदे को रोक दिया। वेजरिंग का पॉइंट नंबर 4, नो सूट शैल बी फाइल फॉर फोर्सिंग एनी पर्सन टू एक्सेप्ट द रिजल्ट ऑफ एनी गेम और सच अनसर्टेन इवेंट। 2 बंदों में शर्त लगी और शर्त ये हुई कि अगर मैं शर्त जीत गया तो तुम ये काम करोगे, जैसे कल मैंने एग्जांपल दी थी कि तुम 10वीं मंजिल से छलांग लगा दोगे, और अब शर्त जीतने वाला जो है वो शर्त हारने वाला को कह रहा है तुमने शर्त लगाई थी, चलो अब तुमने जंप मारनी है। तो अदालत, और वो बंदा जंप मारने से इनकार कर दे तो उसको पकड़ के वो अदालत नहीं ले जा सकता कि जी मिस्टर अदालत आप इसको बाउंड करें, इसने मेरे साथ वादा किया था कि ये जंप लगा देगा। तो ना पैसे का क्लेम अदालत में जा सकता है, ना परफॉर्मेंस का क्लेम अदालत में जा सकता है। फाइंडर ऑफ गुड्स के लास्ट, नहीं फाइंडर ऑफ गुड तक तो हम नहीं पहुंचे अभी रिव्यू करते हुए। सर एडजस्टमेंट ठीक से समझ नहीं आई, एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैंने ये भाई के 200 रुपए देने हो और मैंने इन भाई से 1000 रुपए लेने हो, तो मैं इनसे एडजस्ट कर सकता हूँ। 1000 इनसे लेने थे और मैंने इनके 200 देने थे, मैं आपस में एडजस्ट कर लूं। तो ये कॉन्ट्रा हो गया, सेट ऑफ हो गया, नेट ऑफ हो गया, इसको हम एडजस्टमेंट भी कहते हैं।
इसी तरह से एक शख्स के पास माइनर की प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, जैसे मैंने एग्जांपल दी 20 लाख रुपए की, उसी माइनर के कहने पे उसने उसी प्रॉपर्टी में से 2 लाख उठाया और शर्त में लगा दिया और हार गया। अब जिस वक्त माइनर को असासे वापस करने होंगे तो पूरे 20 लाख के वापस करने हैं। ये 20 लाख में से वो 2 लाख एडजस्ट नहीं कर सकता, नेट ऑफ नहीं कर सकता, सेट ऑफ नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि वो कह दे कि जी ये 2 तो मैंने लगा दिए शर्त में, इसको हटा दो, मैंने अब आपको 18 लाख बकाया देने हैं, तो उसको एडजस्टमेंट करने की इजाजत नहीं मिलेगी। डन। सर अगर हम किसी को पालते हैं, जब वो बड़ा होकर अगर हमसे उसकी जायदाद में से कुछ हिस्सा मांगे, अगर हम उससे उसकी जायदाद में से कुछ हिस्सा मांगे, तो क्या कौसाई कॉन्ट्रैक्ट के तहत हम जायदाद हासिल कर सकते हैं? थोड़ी सी देर में मैं इस पॉइंट का जवाब देने लगा हूं। आज एक कौसाई कॉन्ट्रैक्ट इस तरह का भी हम पढ़ेंगे कि क्या आप किसी की मदद करने पे आपका ये लीगल हक है कि आपको उसकी जायदाद में से कुछ हिस्सा मिले। आज इस पे भी बात करेंगे, ये भी आज का टॉपिक है। सर मेरा आंसर नहीं, आपका सवाल, आंसर तो मैंने देना था। मेरा सवाल सर, एग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, ठीक है, इसकी इंग्लिश मैंने बता दी। सर रिजल्ट के 2 दिन बाद किसी स्टूडेंट के मार्क्स पर अगर वेजरिंग लगे, ठीक है, तो कह रहे हैं कि अगर रिजल्ट आने के बाद हम वेजरिंग, हाँ रिजल्ट आने से पहले तो हो सकता है कि हाँ भाई कितने नंबर आएंगे, या नंबर आएंगे या नहीं आएंगे। आई कैप ऐसा अजीब सा इदारा है जहां लोग दुआ करते हैं कि पेपर में हमें नंबर ना पता लगे। अलग ही, मतलब इसका एक अलग ही लेवल है कि जहां लोग ये नहीं कहते कि हमारे अच्छे नंबर आए, कहते हैं बस दुआ करो नंबर ना आए, पास आ जाए। ये जो बोनस देते हैं कि अगर आपने ये टारगेट पूरा किया तो आपको इतने पैसे देंगे, तो इसमें वेजर है नहीं। क्यों? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है ये, उस बंदे की परफॉर्मेंस, फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन, उस बंदे का फ्यूचर कंडक्ट है कि आप अगर टारगेट पूरा करेंगे तो आपको बोनस मिलेगा। और ये वॉइड पता कब होगा? जब वो शख्स कुछ ऐसा करे जिसके बाद वो वैसा ना कर सके, जैसा कहा गया। हाँ, अब अगर उसने टारगेट पूरा कर लिया बंदे ने और उसको बोनस नहीं मिला, तो वो अदालत जाके कह सकता है कि मेरे साथ एक वेजिंग कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मैंने टारगेट पूरा कर दिया, ये भाई साहब ने मुझे बोनस देने से इनकार कर दिया। डन। फिर आपने पढ़े कौसाई कॉन्ट्रैक्ट, बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक था, हमने शुरू किया था, छोटा सा क्यूट सा एक चैप्टर था। कौसाई के बारे में हमने एक बड़ा रोमांचक सा जुमला कहा था, ये कॉन्ट्रैक्ट होते नहीं, हो जाते। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि अक्सर लोग ना इसके अल्फाज में उलझ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट रिजेंबलिंग, वो सिचुएशन रिजेंबलिंग दोज जो बहुत सिमिलर हैं। तो कौसाई कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कुछ ऐसा हुआ है जिससे दो पार्टीज के दरमियान खुद ब खुद एक बंधन बन गया कॉन्ट्रैक्ट का। हालांकि वो बंधन बांधने की कोशिश उन्होंने कभी भी नहीं की थी, ना कोई ऑफर थी ना एक्सेप्टेंस थी। तो कौसाई कॉन्ट्रैक्ट वो वाहिद कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एसेंशियल्स पूरे नहीं होते, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट था भी नहीं। इसमें लॉ को लगा कि किसी एक ने दूसरे के साथ नाइंसाफी कर दी है, या किसी एक के साथ नाइंसाफी ना हो जाए, इससे बचाने के लिए उन्होंने कह दिया कि आप जो है, आपके दरमियान जो मामला है इसको हम कौसाई कॉन्ट्रैक्ट कह रहे हैं। कौसाई कॉन्ट्रैक्ट को फिर हमने जब देखा तो इसकी अंग्रेजी पढ़ी, हमने कहा था कोई भी ऑब्लिगेशन इंपोज बाय लॉ इन एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, पार्टी के दरमियान कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो कोई ऑब्लिगेशन जो आपस में जो लॉ ने इंपोज कर दी वो कौसाई कॉन्ट्रैक्ट है। ये एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लीगल सब्स्टिट्यूट होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट का मुतबादिल होता है। जैसे कोर्ट का मुतबादिल आर्बिट्रेशन है, वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट का मुतबादिल है कौसाई कॉन्ट्रैक्ट, which is formed to impose equity between two parties, दो पार्टीज के दरमियान मसावात बरकरार हो जाए, किसी एक का नुकसान ना हो जाए, दोनों को बराबरी पे ले आया जाए। These are also known as constructive contract, इनको कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। ये हमने देखा। फिर हमने इनकी 2 एग्जांपल्स देखी थी। फाइंडर ऑफ गुड्स, एक बंदे को दूसरे की चीजें पड़ी हुई मिल गई तो वो अमीन बन गया, यानी बेली बन गया। और बेली लीगल वर्ड है, ये अमीन के लिए इस्तेमाल होता है, मानतदार के लिए। वो ढूंढने की कोशिश करेगा ओनर को, और अगर मिल जाएगा तो उसे चीज वापस करेगा, और इस दौरान अगर उसका कोई खर्चा हुआ है उस चीज को वापस करने में तो वो खर्चा रिकवर करेगा। लेकिन उसे ओनर नहीं मिलता,
या ओनर को ढूंढने का खर्चा या ओनर तक पहुंचने का खर्चा उस चीज की वर्थ के 2/3 से ज्यादा है, तो द पर्सन इज एंटाइटल कि वो उसको बेच सकता है। ये बात सामने नहीं लिखी हुई, आपके पास हैंडआउट्स में लिखी हुई है। यहां ये बात हमने पढ़ी थी जी। हम अभी आगे क्या स्पीकर, मसला स्पीकर का नहीं है, मसला माइक का है। ऑब्जेक्ट क्लियर है, सब्जेक्ट में मसला था जी। वही आवाज क्लियर है, तूफानी आवाज हो। अगर वो ओनर को ढूंढने की कोशिश ही ना करे तो हम कहेंगे उसने रॉन्गफुल कन्वर्जन की है। इसका मतलब होता है उसने कन्वर्ट कर दिया, वो एसेट अपने नाम पे कन्वर्ट कर लिया। उसने आसान अल्फाज में बेईमानी की है, 2 नंबरी की है, चोरी करने की कोशिश की है। अगर एक बंदे को चीज पड़ी हुई मिली और वो ओनर को ढूंढने की कोशिश ना करे। दूसरा हमने कहा कि बाय मिस्टेक या बाय कोर्शन किसी के पास अगर अचानक से पैसे आ जाए तो जिसकी तरफ से वो पैसे आए हैं उस बंदे को वापस करना जरूरी है। एक बंदा जो है वो किसी के घर के पास से गुजर रहा था और हाथ उठा के दुआ कर रहा था, या मेरे मालिक इतना पैसा दे दे कि जिंदगी में कम ना पड़े। अंदर घर में एक डाकू ने जो है वो कनपट्टी पे रिवॉल्वर रखा हुआ था एक शख्स के, और उसे कहा था जितना माल है हवाले कर दो और बाहर थोड़ी देर बाद मेरा बंदा आएगा माल उठाने के लिए, तो ये पैसों भरा बैग बाहर फेंक दो। उसने पैसों भरा बैग कोर्शन की वजह से बाहर फेंका। बाहर वो बंदा जो दुआ के लिए हाथ फैलाए खड़ा था, उसके हाथ में उतने पैसे आ गए। उसने पैसे देखे, इधर उधर देखा, ऊपर देखा, क्या वाह, इतनी जल्दी दुआ कबूल होती है। अच्छा चले मर्सिडीज भी अगर साथ में मिल जाए तो वो मतलब फौरन ही ओवर हो गया कि उसने कहा शायद कबूलियत का वक्त चल रहा है तो चलो मर्सिडीज भी मांग लेते हैं। तो बाद में जब वो शख्स जिसकी कनपट्टी पे रिवॉल्वर था अगर वो बाहर निकलता है और वो इस बंदे तक पहुंचता है जिसके पास इसका पैसा चला गया है, तो कानून जिसका पैसा उसको ये हक देता है कि वो उस बंदे जिसके पास नहीं होना चाहिए था वो पैसा, उससे वो रिकवर कर सकता है। यहां पे मुझे बताएं कौसाई और कौसाई की एग्जांपल्स में कोई सवाल है जी? अगर अमानत वापस ना करें तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो जो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगा उसके साथ क्या हो सकता है वो आपको पता ही है। इसके ऊपर हमें पूरा चैप्टर पढ़ेंगे कि क्या होता है जी। कौसाई और कौसाई की ये सामने लिखी दोनों एग्जांपल्स, जिसमें 2/3 वाली बात नहीं लिखी हुई, इसमें कोई सवाल? ऑल क्लियर? एक भाई, पेमेंट अगर कोर्शन में है तो कॉन्ट्रैक्ट कौसाई कैसे हुआ? क्योंकि कोर्शन उन दो बंदों के दरमियान हुई थी। ये बंदा तो इररिलेवेंट था, ये तो गुजर रहा था, अचानक से इसके हाथ पैसा आ गया। तो हम ये कह रहे हैं अगर किसी भी शख्स के हाथ में पैसा किसी गलती की वजह से आ जाए, किसी की गलती की वजह से या किसी पे होने वाली क्वेश्चन की वजह से आप तक पैसा आ जाए, तो ये पैसा अब आप पे वाजिब है कि आपने वापस कर। तो ये कौसाई कॉन्ट्रैक्ट उस शख्स और उस शख्स के दरमियान होगा जिससे गलती लगी है या जिसने घबरा के पैसा कहीं आगे ट्रांसफर कर दिया क्वेश्चन की वजह से। तो अब जो पैसा आ गया वो पैसा कंफर्म वापस करना पड़ेगा। इवन आपको याद होगा हमने कहा था अनड्यू इन्फ्लुएंस में फिर एडजस्टमेंट हो सकती है, क्वेश्चन में तो 100% चीजें रिस्टोर करनी होती है। क्लियर जी? फाइंड ऑफ गुड्स में तो एक कौसाई कॉन्ट्रैक्ट ये हो रहा है कि उसने कुछ चीज रिटर्न करनी है, बिल्कुल ऐसे ही, और जिसकी चीज रिटर्न करनी है वो रीजनेबल अमाउंट उससे रिकवर नहीं कर सकता जी बिल्कुल। ये एक बिटवीन द लाइन बात हो रही है कि अगर आप एक बंदे को उसकी चीज वापस करते हैं तो उस वापस करने में देखें किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। एक बंदे का बटवा गिरा हुआ मिला दूसरे को, ये फायदे में आ गया वो नुकसान में आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसे बटवा वापस करना चाहिए। जब बटवा वापस करने के लिए इसने खर्चा किया, अब इसका खर्चा हुआ है, अगर वो पूरा बटवा ले ले तो ये नुकसान में आ गया। कौसाई कर क्या रहा है? किसी को नुकसान में नहीं जाने दे रहा, इक्विटी बरकरार रख रहा है। तो वो दोनों को लेवल करने के लिए उनके दरमियान एक अरेंजमेंट कर देता है कि ये तुम लोग अब एक दूसरे से उतने पैसे ले दे सकते हो जिससे तुम्हारे दरमियान मुसावात हो जाए, तुम्हारे दरमियान बराबरी हो जाए, जो भी मामला था वो तय हो जाए। कौसाई कॉन्ट्रैक्ट 2/3 वाली लाइन एक दफा पढ़ के सुना दी जाए। 2/3 वाली लाइन। अब यहाँ पे वो वाला हैंड आउट चाहिए होगा। इस वक्त 3 हैंड आउट्स। ही में सेल द गुड्स। कब वो शख्स, वो फाइंडर ऑफ गुड्स कब चीजें बेच सकता है? व्हेन द गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर। जब गुड्स पेरिशेबल हो। पेरिशेबल का मतलब होता है वो चीज जो कि गल जाती है, खराब हो सकती है, जिसकी लाइफ बड़ी छोटी सी होती है। नॉर्मली सब्जियां, फल वगैरह, गोश्त के आइटम खुले अगर रखे हो, इनको हम पेरिशेबल आइटम्स कहते हैं।
हाँ फ्रीज हुए हो तो शायद ये पे पेरिशेबल आइटम की डेफिनेशन से निकल जाएंगे। पेरिशेबल का मतलब ऐसी चीज जो जल्दी पेरिश हो जाए, जो जल्दी खत्म हो जाए, जिसकी लाइफ बड़ी छोटी सी हो। तो जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि जो आम मिले हैं और महीने 1.5 महीने तक पहुंचाएगा, तब तक तो आम गल सड़ जाएंगे। तो अगर चीज पेरिशेबल है, ऐसी जो का खराब हो सकती है। और when the lawful charges for finding the true owner, जब ट्रू ओनर को जानने के जितने भी चार्जेस हैं, जो लीगल चार्जेस हैं, जो आपको देने पड़ रहे होंगे, अमाउंट टू 2/3 और मोर ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स, वो चीजें जो आप लौटाने जा रहे हैं उनका 2/3 या उससे ज्यादा मालियत का खर्चा तो आप ही का लग जाना है। तो फिर उसके बाद आप ये बेच सकते हैं, रादर देन के किसी का भी फायदा ना हो। आपको बटवा पड़ा हुआ मिला, आप बटवा उसे जाके दें, वो बड़ा खुशी में आएगा, फिर कहेंगे अच्छा इसमें से सारे पैसे मैंने निकाल लिए हैं क्योंकि मेरा खर्चा लग गया, 50 रुपए बच गए थे, ये ले लो। वो कहेगा भाई ये 50 रुपए भी देके आपने बड़ा एहसान किया। तो अगर उस चीज की वर्थ 2/3 से ज्यादा उस पे लग जाए, उसको ढूंढने पे, और ये तो सामने सामने लग रहा है, हो सकता है एक्चुअल में से भी ज्यादा हो जाए, तो फिर जिसको चीज मिली है उसको ये इख्तियार है कि वो उसे लॉफुल चार्जेस ऑफ फाइंडिंग, इसके अंदर रूल होता है कि ऑर्डिनरी प्रूडेंस और ऑर्डिनरी तरीके से पता लगे कि बटवा आपको मिला और उसमें पड़े हुए हैं 10,000, आपने कहा ये तो इस्लामाबाद तो बंदा कम में पहुंच जाता है, नहीं मैं जहाज से जाके उसे वापस करूंगा, जहाज से जाने का इतना खर्चा है, इसकी इतनी कीमत है, ओहो ये तो पैसा मेरे पे वाजिब हो गया। तो ऐसा नहीं है, जो ये लॉफुल चार्जेस है ना, ये एक वो है जो एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस वाला बंदा उस तरह के केस में अपने लिए सोचता है। जी इसमें कोई पॉइंट कोसाई में अगर कहीं से शहद पड़ा हुआ मिल जाए, किसी डिग्गी में से शहद निकल आए, ठीक है, फिर जी अब शहद पेरिशेबल आइटम नहीं है अगर सही से बंद हुई भी हो। शहद की तो इतनी लाइफ है, तभी तो जितनी लाइफ उस चीज की है जिसको शहद से मंसूब किया गया था। तो ये डिपेंड करता है, अगेन ये डिपेंड करता है वो किस आइटम में। जैसे यही बात है कि यही चीजें जो पेरिशेबल हैं अगर फ्रीज हुई भी हो तो इनकी लाइफ बढ़ जाती है। तो पेरिशेबल का मतलब वो चीज जो फारिग होने वाली हो, जो कि 2-3 दिन में खत्म हो सके। अच्छा ये असल शहद की बात कर रहे थे, ठीक है सही है। अगर किसी को कोई चीज ही ऐसी मिल जाए जो ठीक नहीं है, जो कानूनी तौर पे ठीक नहीं है, तो आपको पता है ये जो कानून है ये हमेशा कानूनी चीजों की बात करता है। ये ऐसे ही है जैसे कत्ल करने वाला उसके बाद अदालत जाके नहीं कह सकता जी मुझे पैसे तो मिले नहीं, जिसने सुपारी दी थी उसने बस सुपारी दी और उसके अलावा पैसे शायद तो दिए कोई नहीं, तो पैसे मुझे वापस नहीं मिले। जी अगर बटवा मिल गया उसको वापस करने में जो खर्चा है उसके कहने मतलब उसकी इजाजत ना ली जाए और उसी बटवे से खर्चा किया जाए तो उसका क्या? जी अगर एक बंदे से इजाजत लिए बगैर उसी के बटवे में से खर्चा किया जा रहा है और उसको पहुंच के कहेंगे इतना खर्चा हो गया, अगर वो जेन्युइन खर्चा है तो ये अलाउड है, क्योंकि खर्चा आप करेंगे उसी प्रॉपर्टी में से जो आपके हाथ में। अगर सारे ही पैसे लग जाएं तो किबला ने 2/3 के अल्फाज पे गौर नहीं किया। किसी को ढूंढने का खर्चा हाथ में मौजूद चीज की कुल लागत के 2/3 से अगर ज्यादा हो तो 100% 2/3 से थोड़ा ज्यादा होता है। 2/3 कहते हैं 66.6666% को। तो अगर किसी को ढूंढने का खर्चा 100% है तो आप पैसे रख लें, लेकिन 100% खर्चा वो हवाई जहाज से नहीं बना देना, ठीक है। भाई के जहन में ना शरारत आ रही है कि साथ वाले भाई का जो है ना, मैंने वो मोबाइल पकड़ा था, अब वो भाई तो अपने इलाके चला गया, रहीम यार खान, वहां तक जाने का खर्चा, फिर वापस आने का खर्चा, फिर रास्ते में जो महंगे महंगे खाने खाने उनका खर्चा, तो धक्के से नहीं बनाना। वो अदालत बीच में आएगी और वो एक वर्ड बात करेगी, वो कहेगी रीजनेबल होना चाहिए, और आपको पता है रीजनेबल वर्ड कितना को रीजनेबल है। ठीक है जी, मेरे ख्याल में अब सवाल खत्म हो गए, हम मस्तियां चल रही हैं जी। अगर नस्वार मिले तो नस्वार भी गुड्स है, गुड्स की किस्म है, उसके ऊपर भी वही कवानीन साबित होंगे, और नस्वार जो है वो इलीगल नहीं है जहां तक मेरी नॉलेज, मतलब अभी नस्वार को इलीगल लोगों ने नहीं डिक्लेयर किया, तो ठीक है। और मतलब वही बात है कि ये ठीक है, मतलब कराची वाले छालिया खाएं उनको मजा आता है, वो इलीगल ना डिक्लेयर हो, और पेशावर वाले भाई अगर नस्वार खाएं तो आप कहें जी नस्वार खा रहे हैं तो नस्वार बंद होनी चाहिए। भाई हर बंदे का अपना अपना टेस्ट है, यहाँ वाले भी तो खोते खाते हैं ना, ठीक है। हाँ एक भाई ने कहा शहद का भी टेस्ट है, शहद को कानून ने उसके नुकसानात को मद्देनजर रखते हुए
इलीगल कर दिया। छालिया भी जब जरूरत से ज्यादा हुई कराची में तो बैन हो गई। 1200 रुपए किलो छालिया। सोचे मुझे कैसे पता? हो सकता है मेरे भी कराची से ताल्लुक हो सकता है मेरे भी कुछ रिश्तेदारों को छालिया चाहिए होती है और ताजा ताजा छालिया की कीमत देख के मैं परेशान हो गया हूँ। खैर, हाँ हो सकता है मैं कारोबार करता हूँ, मतलब मुझे और कोई कारोबार ना समझ आया हो, मैंने जो है ना छालिया में इन्वेस्ट कर दिया हो, छालिया में ना 6 करोड़ लगा दिया हो। ठीक है जी, छालिया इस वक्त हाइप पे है, उठवाते हैं, 6 करोड़ का माल आएगा, 10 करोड़ का निकल जाएगा। तिजारत में वैसे ऐसे ही होता है। खैर, मेरे ख्याल में अब आगे चलते हैं। आपकी बावजूद कोशिश की हम अगला चैप्टर से शुरू कर देंगे, क्योंकि अब तो मैंने नीचे भी नहीं जाना होता, नीचे अंधेरा है। सप्लाई ऑफ नेसेसिटीज। एक बेचारा शख्स अनसाउंड माइंड है या एक माइनर है, उस माइनर को या अनसाउंड माइंड को किसी ने जरूरियात जिंदगी सप्लाई की है। फर्ज करें वो माइनर का गार्डियन शार्डियन नहीं था, एक शख्स को एक बच्चा नजर आया और वो बच्चा बेचारा बड़ा भूखा था, उसने उस भूखे बच्चे को खाना खिलाया, उसे रहने के लिए शेल्टर दिया, उसके ऊपर वो खर्चा किया जो जरूरियात जिंदगी उसने वो खर्चा किया। तो लॉ ये कहता है कि माइनर से एग्रीमेंट तो आप कर नहीं सकते, तो इस बंदे का एग्रीमेंट ऑटोमेटिकली माइनर की प्रॉपर्टी से हो गया। किससे एग्रीमेंट हो गया? प्रॉपर्टी से। तो अब माइनर की प्रॉपर्टी में से ये उतना क्लेम कर सकता है जितना उस प्रॉपर्टी के मालिक मिस्टर माइनर की किफालत में जायज खर्चा जरूरियात जिंदगी पे इसने किया। पता लगा उसे बच्चे पे प्यार आया, उसको आईफोन दिला दिया। इस तरह का प्यार नहीं चाहिए। नेसेसिटीज ऑफ लाइफ अगर किसी ने किसी अनसाउंड माइंड को या किसी माइनर को सप्लाई की, तो उस बंदे का ये हक है कि उस माइनर या अनसाउंड माइंड की प्रॉपर्टी में से उतना क्लेम कर सकता है जितना उन जरूरियात जिंदगी पे खर्च हुआ है। बात बहुत मुश्किल नहीं है, अंग्रेजी पढ़ लेते हैं ताकि अगले दिन आप ना पूछें। खैर अगले दिन भी आपने कौन सा नहीं पूछना। इफ अ पर्सन इनकेपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी शख्स जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता, याद है वो लोग जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, और हिज डिपेंडेंट या उसके ऊपर कोई डिपेंडेंट है, सप्लाइड बाय अनदर पर्सन, उसको किसी ने सप्लाई किया क्या? नेसेसरीज सूटेड टू हिज कंडीशन इन लाइफ। ये बड़ा प्यारा जुमला है, जरूरियात जो उसके लाइफ स्टेटस को सूट करती हो। तो अगर एक करोड़पति बच्चा है और करोड़ों की जायदाद है, तो उसको आईफोन दिलाना भी शायद उसके लिए जरूरियात जिंदगी उसकी कंडीशंस को सूट करती है। मतलब अब ऐसा नहीं है कि वो आप कहेंगे जी हाय बेचारा यतीम था तो मैंने सोचा कि गरीब कपड़े से दिला दें, सस्ते कपड़े, लंडे वाले कपड़े दे दें, जूते फटे हुए दे दें, ऐसे नहीं है। एक वो शख्स जिसको अपनी सिचुएशन के मुताबिक जिसको वो जरूरियात कहता है, वो जरूरियात। अब पेपर में ये डिबेटेबल इशू है, वो कहते हैं जी एक बंदे ने फलाना कोई चीज दिलवाई और सवाल बता दे वो बहुत अमीर है, तो आप कहेंगे चूंकि वो अमीर है तो ये सूट करता है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो वही जुमला, अगर इसके लाइफस्टाइल को सूट करता है, तो अगर कोई माइनर या अनसाउंड माइंड को उसके हालात के मुताबिक नेसेसरी सप्लाई करे, द पर्सन सप्लाइंग सच नेसेसरीज, जिसने उसको नेसेसिटी सप्लाई की, इज एंटाइटल्ड, उसका हक है टू बी रीइंबर्स। रीइंबर्स का मतलब है उसे वापस मिले। हिज प्राइस फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच इनकम्पिटेंट पर्सन, वो बंदा उसकी प्रॉपर्टी में से उतने पैसे ले सकता है। क्योंकि ये एग्रीमेंट उस बंदे की प्रॉपर्टी के साथ हुआ, माइनर तो एग्रीमेंट कर ही नहीं सकता। लेकिन आपको याद होगा कि हमने पहले दिन ही बात की थी कि कौसाई कॉन्ट्रैक्ट है ही वो जो कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इक्विटी। तो अगर किसी ने किसी माइनर अनसाउंड माइंड या ऐसे किसी भी शख्स को जरूरियात जिंदगी सप्लाई की और उस बंदे की प्रॉपर्टी में से उतना हिस्सा मांग लिया, तो उसका हक है कि उसको उतना हिस्सा मिले। जी जी, अगेन अगर उस अमीर, एक भाई ने कहा अगर कोई जान के किसी अमीर का बच्चा उठा के ले जाए तो क्या होगा? क्या देखें, अमीर का बच्चा ले जाएगा, अमीर को आईफोन दिलवाएगा, आईफोन पे खुद पैसा खर्चेगा, अमीर की जायदाद में से लेगा, उसको तो कुछ नहीं मिला। कानून ने तो मसावात की है ना, कि एक बंदा जिसने जेब से खर्चा करके किसी को पाला, किसी की मदद की, जैसे एक भाई ने भी सवाल पूछा था ये ऑनलाइन भी, तो अगर किसी ने किसी की कफालत की, किसी को जरूरियात जिंदगी सप्लाई की, तो वो पैसा वो वापस मांग सकता है।
अगर उसकी प्रॉपर्टी नहीं है तो जितनी है उसमें से जितना मिल सकता है वो मिल जाएगा। जी अगेन वो शख्स जो कि फर्ज करें अनसाउंड है, अब अनसाउंड बंदा बेचारा कुछ नहीं कर सकता, उसका अगर एक छोटा बच्चा है वो तो अनसाउंड नहीं है, माइनर है, लेकिन डिपेंडेंट है उस पर, या उस अनसाउंड की बीवी वो उस पर डिपेंडेंट है, वो तो माइनर नहीं है। तो अनसाउंड माइनर या वो लोग जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते या उनके डिपेंडेंट्स, आपने उनके हालाते जिंदगी के मुताबिक उनको अगर नेसेसरी सप्लाई की, तो जितने की नेसेसरी सप्लाई की आप उतनी अमाउंट उनके एसेट्स में से ले सकते हैं, अगर एसेट्स में इतनी गुंजाइश हो। अगर वो इंसॉल्वेंट हो गए फिर तो जितना था बस उतना मिल सकता है। तो ये हम लोगों ने तीसरी एग्जांपल देखी। 5 एग्जांपल्स हैं जिनमें से तीसरी तो बहुत ही मजेदार थी। पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिशियस एक्ट, इसको ग्रेटिशियस बोलते हैं, ग्रेटोशियस बोलते हैं। अमेरिकन और ब्रिटिश एक्सेंट दोनों में फर्क है। आप इसको ग्रेटिशियस भी पढ़ सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, क्योंकि पेपर में आपसे बोलवाना तो है नहीं, उन्होंने तो लिखवाना है। ये कहलाते हैं मेहरबानी का एक्ट। मेहरबानी, अगर किसी शख्स ने आपके किसी ऐसे एक्ट का को एंजॉय किया जो आपने मेहरबानी की नीयत से नहीं किया था, तो वो शख्स वापस करेगा आपको वो चीज जो उसने आपकी एंजॉय की। अजीब सी बात होगी, जुमला बड़ा पेचीदा सा है। इसको फर्ज करें आपने घर में कोई खत्म दिलवाया, कोई न्याज की, कोई मिलाद किया या ऐसा कोई इवेंट किया और बिरयानी बनाई, और बिरयानी बनाने के बाद आपने सोचा कि हम मोहल्लेदारों को बांटेंगे। ये आपकी तरफ से ग्रेटिशियस एक्ट है। बेसिकली आपने अच्छाई में लोगों के घर बिरयानी बांटी। अब अगर आप किसी के घर बिरयानी बांटें और एक दिन बाद वहां पहुंच के खटका करें और कहें पहे, तो वो कहेंगे भाई आपने तो मेहरबानी करके अच्छाई में नेक नियति से हमें बिरयानी दी थी। तो टेक्निकली जब आप नेक नियति से ऐसे बिरयानी दें किसी को, तो फिर आप उससे वापस नहीं ले सकते। लेकिन फर्ज करें आप घर बैठे हुए थे, आपको बड़ी भूख लगी हुई थी, आपने पिज्जा हट से पिज्जा ऑर्डर किया और पिज्जा हट वाले गलती से आपके साथ वाले दरवाजे पे खटका कर गए और उनसे कहा जी आपने पिज्जा मंगवाया था। उन्होंने कहा पिज्जा? अब वो सोच ही रहे थे कि ऐसे में पिज्जा हट वाले ने कहा वो जिसकी आपने एडवांस पेमेंट कर दी थी। मैं कहा हाँ 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 वो पिज्जा पेमेंट हो गई है, तो और किसको बुरा लगा? पिज्जा उठा के अंदर ले गए और फिर उसकी वो क्या होता है, पिज्जे की स्लाइस को बुर्की नहीं, बुर्की तो निवाला है, फाड़ी, स्लाइस फाड़ी, ठीक है जी, उसकी फाड़ियां उठा के खानी शुरू कर दी। पता नहीं मैं मतलब पंजाबी से ही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा, मतलब पंजाबी में ऐसे ही यही कहते हैं, ठीक है जी, चले स्लाइस ही कह देते हैं, मतलब काम का जो है ना। तो वो उसके स्लाइस उठा के उसने खाने शुरू कर दिए। तो 12 स्लाइस थे, उसमें से 2 स्लाइस खा गए। क्या उस बंदे ने जिसने पिज्जा मंगवाया था, क्या उसने चाहा था कि मैं इस साथ वाले हमसाये को फेवर दूं? ये ग्रेटिशियस एक्ट नहीं था, नॉन ग्रेटिशियस एक्ट था। और उस शख्स ने जो किया उसे हम कहते हैं एंजॉय। मुफ्ते का पिज्जा खाना शुरू कर दिया, गर्मा गर्म पिज्जा, उसके 2 पीसेस खा गया। अब इंग्लिश पढ़ें, पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिशियस एक्ट, एक ऐसा शख्स जिसको दूसरे की तरफ से किसी ऐसे एक्ट से फायदा हो जाए जो उसकी फेवर के लिए नहीं था। वेयर अ पर्सन लॉफुल डज एनीथिंग फॉर अनदर पर्सन, अगर कोई शख्स किसी दूसरे के लिए लीगली कुछ ऐसा करता है और डिलीवर एनीथिंग टू हिम, या उसको कोई चीज डिलीवर कर देता है, नॉट इंटेंडिंग टू डू सो ग्रेटिशियसली, उसका इरादा हरगिज दूसरे की मदद करने का, उसकी फेवर करने का, उसके साथ अच्छाई करने का नहीं था, एंड सच अदर पर्सन एंजॉयज द बेनिफिट, और वो दूसरा बंदा पिज्जा खाना भी शुरू कर देता है, देयर ऑफ द लेटर, लेटर जिसका बाद में जिक्र हुआ है, वो जो पिज्जा खा रहा है, इज बाउंड टू मेक कंपनसेशन टू फॉर्मर, वो पिछले वाले को कंपनसेशन देने का बाउंड है इन रिस्पेक्ट ऑफ और टू रिस्टोर थिंग्स सो डन और डिलीवर्ड। अगर एक शख्स ने दूसरे शख्स की तरफ से आई हुई के कोई ऐसी फेवर एंजॉय कर ली जो उसने फेवर की नीयत से नहीं किया था, और ऐसा पता है कि उसका ऐसा इरादा नहीं था, और इसने वो चीज कंज्यूम कर ली, बेनिफिट ले लिया, तो इसको ये ड्यूटी है कि वो दूसरे को या वो चीज रिटर्न करे, जितनी है उसके पास है वो रिटर्न करे, और जितनी वो कंज्यूम कर चुका है उसके डैमेजेस, उसके हर्जाने अदा करे।
ये तकरीबन वही बात है जैसे बाय मिस्टेक वाली बात थी। तो यहाँ पे अगर एक बंदे ने दूसरे के साथ अच्छा करना नहीं चाहा था, अगर तो अच्छा करना चाहा था और बिरयानी खुद दे के गया था, अब आपने खा ली तो आपसे कोई नहीं पूछेगा। लेकिन अगर उसका नॉन ग्रेटिशियस एक्ट था, फेवर नहीं चाह रहा था और आप वो बिरयानी फड़का गए या आप वो पिज्जा खा गए, तो ऐसे में वो शख्स ये हक रखता है कि आपसे उसकी रिकवरी करे, या तो पिज्जा जितना बच गया है, जो खा गए हैं वो तो नहीं, आप ये थोड़ी कहेंगे नहीं मुझे जो खाया हुआ है वो भी कहेगा अच्छा 1 मिनट, तो वो ये वाला नहीं है। जो खा गया, जो बेनिफिट ले लिया वो तो ले लिया, उसकी लेंगे आप कंपनसेशन, और जो बच गया वो आप रिस्टोर कर सकते हैं। वो जो बेनिफिट्स रिस्टोर नहीं हो जाते, तो वो इस तरह से। तो बड़ा बेसिक सा, आसान सा, सीधा सा रूल है ये। भाई पेचीदा सा सवाल लेके आए। जी जी बताएं। अगर वो जो रिमेनिंग पार्ट है वो उसकी रेस्टोरेशन से फायदा ही ना हो, जैसे पिज्जा है उसने खा लिया, बिल्कुल सही है। अगर वो जो बाकी चीज है, हो सकता है वो बंदा कहे कि नहीं जी पिज्जा तो गर्म ही अच्छा होता है, और हो सकता है वो बंदा ओवन में गर्म करके ला के दे, और वो कहे नहीं पिज्जा तो वो वाला गर्म अच्छा होता है जो असल वाली जगह से गर्म होके आया होता है। तो अगेन अगर चीज ऐसी हो कि जो उस तरह से रिस्टोर ना हो, तो फिर वो डैमेजेस ही क्लेम करेगा, कहेगा भाई ये पिज्जा ठंडा, अब तुम्हें मुबारक, मुझे पैसे। और मजे की बात पता है क्या है, पिज्जा था फर्ज करें 700 रुपए का, तो 700 रुपए तो इसके जाया हुए, वो तो ये लेगा ही लेगा। दूसरा, वो जो दोस्त इकट्ठे हुए थे और अब सारे कह रहे हैं यार छोड़ो बस अब हम घर जा रहे हैं, अब जो है ना, और जो ये सोच के बैठे थे कि पिज्जा खाते खाते पाकिस्तान का मैच देखेंगे और ये होगा, वो माहौल तो खत्म हो गया। लॉ ये कहता है कि अगर आपको कोई इनकन्वीनियंस हुई है या तकलीफ हुई है या दिक्कत हुई है, तो आप उसका भी थोड़ा सा जुर्माना कर सकते हैं। तो उसने आपके जज्बात मजरू कर दिए ना। वो जो मैच तो चला गया, वो मैच कहाँ आना है जी? किसने? मतलब उसको तो नहीं पता था कि किसने मंगाया या भाई जब उसे नहीं पता था, तो ये तो पता था कि मैंने नहीं मंगवाए। वो जो मुफ्ता जब लगा रहा था वो, तो कहने का मतलब है कि जो भी बंदा ऐसे किसी एक्ट को एंजॉय करेगा जिसमें उसको पता है कि ये उसके लिए नहीं है, तो फिर वो बाउंड है कि वो रिस्टोर करे। अब वही बात है कि अगर तो किसी ऐसे बंदे के हाथ पे चढ़ जाए जिसको लगे कि ये मेरे लिए ही है, तो ठीक है, वो तो फिर आपका मतलब इज़्दवाजी मामला है या माशी मामला है। हो सकता है बंदे ने पिज्जा मंगवाया और बेगम खा जाए, तो अब बेगम से कौन लड़े? आप तो समझदार आदमी है। खैर अभी आप बाशऊर नहीं हुए, सिर्फ समझदार है, शादी होगी बाशऊर भी हो जाएंगे जी। अगर माइनर के हाथ लग जाए तो माइनर को तो कोई कुछ भी नहीं कह सकता, माइनर तो बच्चा। माइनर के अब्बा को जरूर सुनाएंगे कि अपने बच्चे को संभाल के रखा करें, ये दूसरों के पिज्जे खा जाता होता है। ले जी आगे चलते हैं। मेरे ख्याल में कहानी जो है ना, चैप्टर तो हमने शुरू करना ही है जी। जी डिलीवरी बॉय ने अगर गलती ऐसे की है कि उसको एड्रेस बकायदा सही बताया गया था और वो गलत एड्रेस पे पहुंचा, तो वो कंपनी वाले उसको क्लेम, क्योंकि ये बंदा गुस्से में कंपनी को कॉल करेगा, फिर कंपनी वाले देखेंगे कि किसका कसूर है। तो हो सकता है वो पिज्जा बॉय को कंपनी वाले वो करें, लेकिन इसका पिज्जा बॉय के साथ कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। इसने तो पिज्जा हट को कॉल की थी, वो कंपनी जाने और उनका डिलीवरी बॉय जाने कि किसके जिम्मे जी। अगेन जिसका ऑर्डर गलत जगह पहुंचा और उसने प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दी थी, वो पिज्जा हट वालों से कह सकता है कि भाई आपने पिज्जा गलत जगह पे पहुंचाया जी। जिसने पिज्जा खाया उसको पिज्जा खाने से नुकसान हो तो आइंदा किसी का मुफ्ता नहीं खाया करेगा। कहानी अगले लेवल में दाखिल होती है, अभी भी हमारे पास 20 मिनट तो हैं। पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन। कभी कभी कुछ लोग कुछ पेमेंट में इंटरेस्टेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मालिक मकान है, एक किराएदार है, और एक है टैक्स वाले। किराएदार एक घर में रहता है जो कि मालिक मकान का घर है, मालिक मकान कहीं और रहता है। टैक्स अथॉरिटी वालों ने घर पे एक नोटिस डिलीवर किया जिसमें लिखा था कि अगले 2 दिन तक इस घर का जो इतने अरसे से टैक्स ड्यू हुआ है, अगर ना जमा कराया गया तो इस घर के तमाम रिहायशियों को घर से निकाल दिया जाएगा। क्या वो मालिक मकान जिसका घर है वो रह रहा है वहां पे? कौन रह रहा है? किराएदार। और ये एक टैक्स है, ये गवर्नमेंट का एक लीगल लॉफुल एक ऑब्लिगेशन है
ऐसे में किराएदार ने घबरा के ये टैक्स उठा के गवर्नमेंट को जमा करा दिया, गवर्नमेंट को इसने जमा करा दिया टैक्स। क्या मालिक मकान ने कहा था किराएदार को ऐसा करने का? कोई ऑफर नहीं थी, कोई एक्सेप्टेंस नहीं थी, लेकिन किराएदार का ये हक है कि वो मालिक के मकान से वो पैसा जो कि उसकी ऑब्लिगेशन था और इसने जमा कराया। अब इसका ये मतलब नहीं कि कोई भी बंदा किसी की भी ऑब्लिगेशन जमा करा दे। और ये किराएदार इंटरेस्टेड पर्सन था। इंटरेस्टेड वो है जिसको उस पेमेंट के होने ना होने से फर्क पड़ता हो। पेमेंट नहीं होगी, घर से निकाला जाएगा। तो अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी which another is bound by law to pay and who pay it is entitled to be reimbursed by the other। वो शख्स जो इंटरेस्टेड है इन पेमेंट ऑफ मनी, पैसे देने में जिसका इंटरेस्ट है, which another is bound by law to pay, जो किसी और ने देने थे, and who pays it, किसी और ने देने थे और ये भाई साहब जो इंटरेस्टेड है ये दे देता है, is entitled, इसका हक है, टू बी रीइंबर्स। इसका मतलब क्या था रीइंबर्स का? वापस, उसको रीइंबर्समेंट, उसको उसका पैसा वापस मिले बाय द अदर। तो अगर एक शख्स ने दूसरे का एक लीगल ड्यू दे दिया इस वजह से कि उसका अपना इंटरेस्ट भी था उसमें, तो ऐसे में वो शख्स उस बंदे से वो अमाउंट रिकवर कर सकता है। तो क्या ये बात समझ आई? छोटी सी कम सी बात थी, 3 टोटल पॉइंट्स अभी तक हमने पढ़े हैं और आपका ज़मीर तो यकीनन इसकी इजाजत नहीं दे रहा कि हम इतना कम पढ़े, और मेरा ज़मीर बिल्कुल भी इजाजत नहीं दे रहा कि हम इससे कम पढ़े। कुछ कहानी शुरू करते, हल्की सी कहानी। वाह, काली स्क्रीन पहले से सजी हुई है। अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाए, टूट जाए, हैंड आउट तो है नहीं आपके पास? कितना मजा आएगा? नहीं ना भेजे, नहीं भेजने भी नहीं है अभी। कागज पे लिख ले, मैं ज्यादा थोड़ी 15 मिनट में हम कितना पढ़ लेंगे। अगर 20 मिनट होते तो चैप्टर पढ़ लेते शायद। ब्रीच, टूट जाना। चैप्टर 2 से लेके चैप्टर 4 तक कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं था। फिर चैप्टर 5 में खास किस्म का कॉन्ट्रैक्ट देखा और चैप्टर 8 में भी खास किस्म का कॉन्ट्रैक्ट देखा। तो अभी तक हम लोगों ने ये देखा है कि कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है। अब अगले चैप्टर्स में हम देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद क्या होता है, वो परफॉर्म कैसे होता है, वो खत्म कैसे होता है, और अगर वो टूट जाए, कोई गड़बड़ करे तो उसके क्या नफा नुकसान होता है। तो ब्रीच का मतलब ये है कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट टूट जाए। कॉन्ट्रैक्ट कब टूटता है? जब वो मेज से गिर जाए। मेज पर रखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट अगर गिर गया तो टूट जाता होगा। टूट जाए से क्या मुराद है? या तो परफॉर्म नहीं किया एक बंदे ने, या अचानक से दूसरे को इनकार कर दिया, नहीं भी नहीं, तुम्हें भी नहीं परफॉर्म करने दूंगा, मैं भी नहीं करूंगा। यानी अगर एक पार्टी या तो सिरे से इनकार कर दे या कुछ ऐसा करे कि कंफर्म हो जाए कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर रहा, तो इसको हम क्या कहेंगे? ब्रीच। मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएं। अगर ब्रीच हो, एक बंदा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दे, आपने उसको कहा कि मुझे तुमसे 100 रुपए के ऑरेंजेस चाहिए, तय हो गया। अभी तक तो हम तय कर रहे थे, अब तय हो चुका हुआ है। 25 तारीख को मुझे तुमसे 100 रुपए के ऑरेंजेस चाहिए, वादा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब टाइम आया एग्जीक्यूशन का, और एग्जीक्यूशन वाले दिन वो भाई साहब ने इसको ऑरेंजेस सप्लाई नहीं किए। ये दुख में मार्केट की तरफ गया। मार्केट में ऑरेंजेस का रेट बढ़ चुका था 130 रुपए। अब बगैर मेरे बताए आप ये बताएं कि इस बंदे का क्या हक है जिसके साथ ब्रीच हुई है, इसको हर जाना मिले। कितना? 30 रुपए। भाई 100 रुपए तो इसने देने थे इस बंदे को, तो 100 तो देने के लिए वो तैयार बैठा था। इस नुकसान में, इस ब्रीच में उसको अब वही वाले ऑरेंजेस 30 रुपए महंगे मिलेंगे। तो वो अब 30 रुपए इस बंदे से क्लेम करे और अपना वो कॉन्ट्रैक्ट किसी और तरीके से एग्जीक्यूट कर ले। तो जब भी ब्रीच होती है तो दूसरी पार्टी को आप, अगर ये आगे वाली लाइट्स बंद कर दें,
ये वाली लाइट्स अगर बंद हो जाए, खैर वहां पीछे भी इतने सारे लोग हैं, ये भाई इतनी दूर से चल के आ रहे हैं, वैसे करके बैठे हुए जम के बैठे हुए वहां वाले ना सारे के, नहीं बस हिलना ना पड़ जाए। भाजन कोई इमदाद भामी भी कोई कॉन्सेप्ट होता है? उन्होंने कहा नहीं, लाइट जितनी जल्दी बंद होगी सर उतना ज्यादा पढ़ा देंगे। बस ठीक है, मेरे ख्याल में अब सही, कम से कम मैं तो रोशनी में हूं ना, आप सबको अंधेरे में रखा हुआ है। जब टूट जाए तो नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली होते हैं डैमेजेस। डैमेज का मतलब है जो एक बंदे का नुकसान हुआ है वो नुकसान वो क्लेम करेगा। क्या ये बात समझ आई? मैंने कोई बहुत मुश्किल बात तो नहीं की। नॉर्मली जब भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होगा तो एक बंदा दूसरे से क्या क्लेम करेगा? डैमेजेस। और डैमेजेस का रूल ये है कि जितना नुकसान हुआ है उतना। तो यानी कि अगर मैं बात करूं ऑर्डिनरी डैमेज, नॉर्मल डैमेज, तो नॉर्मल डैमेज का मतलब यही है कि जितना नुकसान हुआ है उतना, जितना डायरेक्टली नुकसान हुआ है, जितना डायरेक्ट नुकसान हुआ है उतना आप दूसरे बंदे से रिकवर कर सकते हैं। चलें अब मामले को एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। इसने उस बंदे को कहा कि 25 तारीख को मुझे ऑरेंजेस देना। 25 को चूंकि उसकी तरफ से ऑरेंजेस नहीं आए, तो मार्केट में तो ऑरेंजेस 130 के हो चुके थे, वो तो मसला अपनी जगह, लेकिन इसने ये ऑरेंजेस एक्सपोर्ट करने थे 500 रुपए पे। इसको 400 रुपए का प्रॉफिट होना था अगर ऑरेंजेस टाइम पे सप्लाई होते। अब जरा सोच के बताएं कि क्या ये 400 रुपए दूसरे बंदे के जिम्मे डालना ठीक है या नहीं? मामला बड़ा नाजुक हो गया। अच्छा चलें, मैं सवाल को थोड़ा सा चेंज करता हूं। वो जो 30 रुपए भी हमने कैलकुलेट किए थे, 30 रुपए, वो तो सबका मानना है कि जायज था, वो तो ले लेने चाहिए। अब ये जो 400 रुपए का गैप है, ये कुछ लोग मान रहे हैं कि ये ले लेना चाहिए, कुछ मान रहे हैं ये नहीं लेना चाहिए। तो ये क्या मतलब, इसमें क्या रूल होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट में अगर उसने कह दिया, अगर उसने शुरू में कहा देखो 25 तारीख को अगर मुझे ना मिले तो मैंने एक एक्सपोर्ट करनी है, फिर उस एक्सपोर्ट का नुकसान भी तुम्हारे जिम्मे होगा, इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट यानी कि ये स्पेशल डैमेज है। इनडायरेक्ट। ऑर्डिनरी डैमेज क्या था? जो एक कॉमन आदमी भी देख ले कि अच्छा मार्केट में 130 का हो गया, ये 100 रुपए पे बात हुई थी, 30 रुपए का नुकसान हो गया, ये एक कॉमन सी बात है जो सामने सामने नजर आ रही है। और स्पेशल डैमेज का क्या मतलब होगा? जो इनडायरेक्ट था, जो डायरेक्टली तो 30 रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन इनडायरेक्टली 400 का नुकसान हुआ है। तो स्पेशल डैमेज तब मिलेगा इफ नोन बिफोर स्टार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ आई? अगर कॉन्ट्रैक्ट करते समय उसने बता दिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट अगर ना एग्जीक्यूट हुआ या तुमने लेट सप्लाई किया तो मुझे आगे से फलाना कॉन्ट्रैक्ट में इतने का नुकसान हो जाएगा, तो ये नुकसान तुम्हारे जिम्मे होगा। अगर दूसरी पार्टी ने होशो हवास में ये सुन के इकरार किया था, तो अब ऑर्डिनरी डैमेज भी देगा और स्पेशल डैमेज भी देगा। ऑर्डिनरी कौन सा है? जो कॉमनली होता है, जो डायरेक्टली जो नजर आ रहा है कि भाई मार्केट में कितना चल रहा है और इसके पास कितना है, तो इसको कितना ऊपर देना पड़ेगा जो तय किया था, तो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस और मार्केट प्राइस। स्पेशल डैमेज तब क्लेम होगा जब नंबर 1 वो पता हो, और नंबर 2 फिर हम उसमें देखेंगे कि वो जो उसने सिचुएशन बताई थी, उस सिचुएशन में कितना असल नुकसान हुआ है, वो वाला नुकसान दिया जाएगा। इन सब में कहीं पे भी आपने नुकसान बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी। देखिए मजलूम को ये इख्तियार तो दिया लॉ ने कि तुम डैमेजेस वो करो। अब अगर तो 100 रुपए वाला कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो उस दिन मजलूम को ये पता है कि शहर में एक जगह 150 के ऑरेंजेस भी मिलते हैं, और वो जान के उस जगह जाए और कहे यहाँ तो 150 के ऑरेंजेस है, मुझे 50 रुपए नुकसान दो, ऐसा नहीं होगा। मजलूम इंसान की भी ये ड्यूटी है कि वो लॉस को मिनिमम करने की कोशिश करेगा, जबरदस्ती दूसरे के जिम्मे पैसे नहीं डालेगा। जो उसका जायज हक है वो कबूल करेगा, लेकिन नाजायज होने की कोशिश नहीं करेगा। मेरे ख्याल में मैं बहुत मुश्किल बात नहीं कर रहा। ब्रीच कॉन्ट्रैक्ट टूट जाए तो डैमेज चार्ज हो सकता है। एक कॉमन डैमेज है ऑर्डिनरी डैमेज। ऑर्डिनरी डैमेज है कि जितना नुकसान हुआ है सामने सामने नजर आ रहा है, जो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है वो ले लिया।
स्पेशल डैमेज होगा जो डायरेक्ट नहीं है, थोड़ा सा इनडायरेक्ट है। और वो थोड़ा सा इनडायरेक्ट कब क्लेम हो सकता है? जब कॉन्ट्रैक्ट में शुरू में तय कर लिया हो, कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होने से पहले तय हुआ हो कि देखो ना एग्जीक्यूट हुआ तो ये मेरा इतना नुकसान मजीद होगा, ये आपके जिम्मे होगा, तो ये बन जाएगा स्पेशल डैमेज। बड़ा मजेदार सा एरिया है। जिसका नुकसान हुआ है उसकी कोशिश ये होगी कि वो नुकसान को कम करने की कोशिश करे, ना कि नुकसान को मजीद बढ़ाने की कोशिश करे। अगर वो नुकसान होने से रोक सकता था या थोड़ा सा अक्लमंदी दिखा के नुकसान को कम कर सकता था तो उसे कम कर लेना चाहिए। अदरवाइज ये दूसरे बंदे के साथ जुल्म होगा कि आपने उसको तकलीफ पहुंचाई। फिर इसमें कॉन्सेप्ट होता है रिमोट नहीं होना चाहिए। रिमोट, लोग मुसलसल घड़ी देखते हुए, और घड़ी आज इतनी को स्लो हो गई है ना, आप ये देखें कि मतलब 5 मिनट बाद देखते हैं तो 1 मिनट गुजरा होता है। क्या हो गया घड़ी को? मैं कितना स्लो चल रहा हूँ, देखिए मैं कितना आराम से बोल रहा हूँ। रिमोट, कभी कभी बात बड़ी रिमोट हो जाती है। चलो मैं एग्जांपल लंबी कर देता हूँ, शायद आपका पौने 2 जल्दी बच जाए। कभी कभी चीज इतनी रिमोट होती है कि मुनासिब नहीं है कि क्लेम किया जाए। एक बंदे ने दूसरे को कहा कि तुमने मुझे ऑरेंजेस देने हैं, दूसरे बंदे ने उस दिन ऑरेंजेस नहीं दिए, इसको ऑरेंजेस कहीं और से खरीदने पड़े और वो 130 रुपए के मिले। फिर ये घर जाके इसने सोचा कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं कौन से मुल्क में बैठा हुआ हूँ, इस मुल्क के लोग तो बड़े बेईमान है, पूरे मुल्क में सिर्फ एक ईमानदार आदमी है, बाकी सब बेईमान है। आपको पता है एक ईमानदार है इस वक्त हमारे, मतलब जो है ना, अब पता लगे आप मुझे किसी सियासी इल्जाम में अंदर करते हैं, हो सकता है मैं अपने आप को ईमानदार कह रहा हूँ, मतलब चले 2 ईमानदार लगा दें। तो खैर, अब प्रॉब्लम में खींच रहा हूँ कि शायद पौने 2 बज जाए, आप मेरे से बच जाए। तो उसने सोचा कि ये मुल्क तो बहुत ही गलत मुल्क है, यहाँ पे डील नहीं करना चाहिए, और अमेरिका में चूंकि लोग बड़े ईमानदार हैं वहां जाके डील करना चाहिए। उसने पाकिस्तान छोड़ा, अमेरिका गया, वहां एक कॉन्ट्रैक्ट किया, 10 करोड़ का नुकसान हुआ। फिर सोचा कि ये उस वजह से नुकसान हुआ है क्योंकि उस दिन पाकिस्तान में एक बंदे ने मेरे जज्बात को मजरू किया था, जिसकी वजह से मैंने एक फजूल फैसला किया कि मैं अमेरिका जाऊं। वापस आया और इस बंदे को अदालत में ले जाके इस पे 10 करोड़ का केस कर दिया। अब यहाँ पे ना ओवर हो गया मामला। एक था डायरेक्ट, एक था इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट भी अगर बताया हो तो ये तो बहुत ही चौथे मोहल्ले में जाके इनडायरेक्ट, इतने दूर के दूर का, मतलब अब वो जो अमेरिका में जाके 10 करोड़ का नुकसान हुआ है, यकीनन वो हुआ इस वजह से है कि उस दिन इसके जज्बात मजरूह हुए, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन इतना रिमोट हो गया, रिमोट मतलब दूर, रिमोट होता है ना दूर से चलाने के लिए, इतना रिमोट है कि उसको क्लेम करना अदालत को मुनासिब नहीं लगता। वो कह रहे हैं यार ये आपने अजीब सी बात कर दी, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। ये हैंडआउट किसका है? ये पकड़। तो इतना रिमोट है कि ये रिमोट जो है यहाँ पे ये इतना फार है कि अदालत के लिए मुनासिब नहीं है। ये अनफेयर है कि हम इवन जालिम को भी उसके ना करदा जुर्म की सजा तो ना दी जाए। बात समझ आई? तो डैमेजेस तो वो होते हैं जो आप एस्टिमेट करते हैं कि कितना नुकसान हुआ है। कभी कभी आप एस्टिमेट नहीं करते, आप कहते हैं भाई एक पेनल्टी तय कर लेते हैं, ये नहीं देखेंगे कि नुकसान 30 रुपए का हुआ या फलाना, आपस में तय कर लिया कि देखो अगर टाइम पे सप्लाई नहीं हुई 20 रुपए पेनल्टी। अब ये नुकसान 20 रुपए से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, और कभी कभी पेनल्टी की अमाउंट आप बहुत बड़ी भी रख सकते हैं। आपने कह दिया जी 100 रुपए का वो होगा, इस पे जुर्माना होगा, तो अदालत कोशिश करेगी कि उस पेनल्टी को रीजनेबल लेवल पे रखे, पेनल्टी एक्चुअल लॉस से ऊपर ना चली जाए। ये डैमेजेस और पेनल्टी में बेसिक फर्क क्या हुआ? डैमेज में आपने कहा है जो नुकसान होगा वो अदा होगा, और उस दिन जो नुकसान होगा उस दिन पता लगेगा कि क्या नुकसान है। पेनल्टी क्या है? पहले से एक अमाउंट विच इज नॉट प्रोपोर्शनेट टू नुकसान कितना हुआ है। इसका नुकसान से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, एक अंदाजा है कि अच्छा ठीक है इतना नुकसान हो सकता है। काम करते हैं, एक अमाउंट फिक्स कर देते हैं, और जब भी एक पार्टी दूसरे के साथ गलत करेगी तो वो इतना जुर्माना दे देगी इररिस्पेक्टिव ऑफ नुकसान कितना हुआ है। अगर ये जुर्माना मुनासिब हो तो अदालत को कोई मसला नहीं, लेकिन अगर जुर्माना बहुत बड़ा सेट कर दिया तो अदालत इसको रीजनेबल जरूर कर सकती है, कम जरूर कर सकती है। जी, अब अगर जो पेनल्टी वो कम है, पार्टीज ने आपस में मिलकर एग्री किया था और पार्टीज खुश है, अब कुछ नहीं हो सकता।
तो डैमेजेस एक कॉमन तरीका है और डैमेजेस का एक अल्टरनेट होता है कि आपने पेनल्टी रखी होती है। जैसे आपने अक्सर देखा है ये जो इंटरेस्ट है ये क्या है? इंटरेस्ट भी तो एक तरह की पेनल्टी है कि देखो तुमने अगर मेरे पैसे वापस करने में इतनी देरी की तो पर मंथ के हिसाब से तुम्हें इतने % इंटरेस्ट पड़ेगा। अब अगर एक बंदे ने दूसरे के 1 करोड़ देने हैं, वो 1 करोड़ देने में जितना देर करेगा उतने अरसे का इंटरेस्ट पड़ेगा। अब 1 करोड़ ना मिलने से जो नुकसान हुआ है वो कम है या ज्यादा, उसको कोई ध्यान नहीं करेगा। वो कहेंगे ये 1 करोड़ देने में जितना देर किया उतने देर का इतना इंटरेस्ट बन जाता है। तो जो इंटरेस्ट की स्टिपुलेशन होगी, स्टिपुलेशन एक लफ्ज है, स्टिपुलेशन, स्टिपुलेशन का मतलब होता है कानून, रूल। स्टिपुलेशन, टाइम बहुत स्लो चल रहा है, 1:42 हुए हैं अभी भी। क्या करो, हैंड आउट देने में भी तो टाइम लगेगा। चलें, मतलब फिर ब्रेक लगाते हैं। स्टिपुलेशन वर्ड का क्या मतलब है? रूल। तो अगर लिखा हो कहीं स्टिपुलेशन ऑफ पेनल्टी तो इसका मतलब पेनल्टी का कानून। कहीं लिखा हो स्टिपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट तो उसका मतलब है इंटरेस्ट का कानून। हैंड आउट दे। मेरे पास एक अच्छी खबर आपको सुनाने के लिए, चैप्टर 9 खत्म हो गया। ये जो हमने पढ़ा था ये चैप्टर 9 है। हाँ, एक सफा टोटल। तो ये कल आप लोगों ने मुझे नहीं पढ़ाने दिया था आगे, तो फिर ये ऐसा हो जाता। जी जी, नेट का खुदा का खौफ करें। नहीं तो ये कॉलेज वालों से कहे ना, मैं तो खुद विजिटर टीचर हूँ। इंतजामिया, इसी कमरे में एक और टीचर आएंगे, वो इंतजामिया के भी हैं, उनसे गए। मैं इधर इंतजामिया नहीं ना, मतलब रेफरेंस दे भी दें, वो कहते हैं सर कितनों बच्चों का नेट ऑन करें। असल में मसला ये है कि ये इतना आसान भी नहीं है जैसे आपने कह दिया। और बच्चे जो है वो फिर मोबाइल जब उन्हें फ्री नेट मिलता है तो वो फिल्में भी सारी यही डाउनलोड करेंगे। और फिर ये जो हमारी क्लास है ये बेचारी रड़ रही होगी क्योंकि कोई बच्चा बैठ के नीचे कोई सीजन डाउनलोड कर रहा होगा। आईकैप के पास अरबों रुपया है, मतलब आप आईकैप को एक मासूम कॉलेज से कंपेयर ना करें जो कम पैसों में पढ़ाता है। इतना मासूम नहीं है तो कॉलेज वालों से कहे ना, मैं तो इस वक्त एक विजिटिंग टीचर हूँ यहाँ पे, हमारे कैंपस में हम बच्चों को नेट दे रहे हैं क्योंकि फाइनल में आजकल बच्चे 1-2 आ रहे हैं, पेपर करीब है ना, उन बच्चों को हम नेट दे रहे हैं। लेकिन बच्चे जब हमारे पास 500-600 होते हैं तो हम उनको नेट नहीं देते। ठीक है जी, चैप्टर 9 हैंड आउट भाई ग्रुप में भी शेयर करने हैं। ठीक है जी, चैप्टर 9 जो है वो आप लोगों ने देखना है, खूबसूरत सा प्यारा सा चैप्टर है, आप देखेंगे मजा आएगा।